बहुत बुरे बढ़ रहे हैं क्योंकि पहले यही गवर्नमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट, जो कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये सरकार फेल है, ये सरकार फेल है। लेकिन पिछले 7-8 साल से मोदी गवर्नमेंट है और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे महंगाई कम हो सके। सब चीज़ें वहीं की वहीं, और पेट्रोल डीजल से डेफिनेटली और भी चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा है, सारी चीज़ें फ़र्क पड़ रही हैं। बट कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक को देख सके या कुछ एटलीस्ट रिलीफ मिल सके। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी पेट्रोल भराया है। सर, कैसे देखते हैं इन दामों को बढ़ते हुए? बाबूजी बहुत बुरी हालत है, खाने को रोटी नहीं है, चल सकते नहीं, बसों को मिलती नहीं है, सीनियर सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी। हम हर तरह से दुखी हैं। वक्त में 20% जो मैंने अभी आपसे कहा वैट था, केजरीवाल सरकार ने उसे 30% कर दिया। डीजल पर वैट 12.5% था, वो 16.5% से ज़्यादा वैट कर दिया। आप देख सकते हैं पेट्रोल का दाम $117 प्रति बैरल था और आज 76 प्रति बैरल हो गया। उसके बाद पेट्रोल के दाम इतने हैं। जब इतना दाम था, $117 प्रति बैरल था, तब दाम कम थे, और आज क्रूड ऑयल के जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो 76 प्रति बैरल है डॉलर, और तब पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़े हुए हैं। क्या रीज़न है? इसमें सीधा सरकार का भ्रष्टाचार है। सेंट्रल की गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट दोनों इसमें मिली हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंदर सीधा भ्रष्टाचार है। तो इस वक्त हम ITO पर मौजूद हैं। अभी यहाँ पर कांग्रेस ने महंगाई को लेकर विरोध किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल भराने के लिए बाइक में आए हैं। उनसे हम बात करेंगे, क्या उनको लगता है, क्या वो सोचते हैं इस महंगाई को लेकर, जब आंकड़ा जो है वो शतक की तरफ है। जी सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल। सर, कैसे देखते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं? सर, डेफिनेटली बहुत बुरे बढ़ रहे हैं क्योंकि पहले यही गवर्नमेंट थी, मोदी गवर्नमेंट, जो कहती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये सरकार फेल है, ये सरकार फेल है। लेकिन पिछले 7-8 साल से मोदी गवर्नमेंट है और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे महंगाई कम हो सके। सब चीज़ें वहीं की वहीं, और पेट्रोल डीजल से डेफिनेटली और भी चीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा है, सारी चीज़ें फ़र्क पड़ रही हैं। बट कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक को देख सके या कुछ एटलीस्ट रिलीफ मिल सके। एक तरफ कोरोना है, बिज़नेस ठप पड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं दिख रही कि जिससे। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं जब ये कहा जाता है कि जो टैक्स लिया जाता है उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से देश की तरक्की होगी? जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि देश हित में इतना तो। सर, डेफिनेटली मैं मानता तरक्की होती है, लेकिन तरक्की 8 साल में कितनी हुई है ये सबके सामने है। अगर तरक्की हुई है तो दिखनी चाहिए, बट विजिबली नहीं है ना तरक्की। जैसे आप टैक्सेस के कलेक्शन भी ज़्यादा कर रहे हैं, आप तो ईमानदार सरकार हैं, आपके पास तो चोरी का काम ही नहीं है, घोटाले ही नहीं है आपके पास तो, बट फिर भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अभी पेट्रोल भराया है। सर, कैसे देखते हैं इन दामों को बढ़ते हुए? बाबूजी बहुत बुरी हालत है, खाने को रोटी नहीं है, चल सकते नहीं, बसों को मिलती नहीं है, सीनियर सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी। हम हर तरह से दुखी हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ने से हर चीज़ का दबाव बना हुआ आदमी के ऊपर, और दुखी है। सब्जी वाला कुछ भी, किसी से कहो जी हम तो इतने पैसे लगते हैं, मतलब सारी परेशानियाँ। मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि जो केंद्रीय सरकार है या दिल्ली सरकार है, जो अपना टैक्स कम करती है, जनता पे बोझ उस टैक्स में से कम करके उसको पूरा किया जाए। और ये पहले पार्टियां करती रही है। जब कोई अपना था, क्या नाम इसका, ज्योति बसु का आदमी था, हरकिशन सिंह सुरजीत, वो भी यही कहता था, उसने रेट नहीं बढ़ने दिया था सरकार के ऊपर बोझ, जो सरकार खुद पैसा खा रही है उसमें टैक्स में बोझ को कम किया जाए। ये कहा जाता है, जैसे बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी जी को देश भी तो चलाना है। हाँ जी। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? तो मोदी जी को देश चलाना, और किसी को नहीं चलाना। मोदी के चलाने से देश चलेगा क्या? और किसी कोई चलाने वाला नहीं है हिंदुस्तान में। ये जनता सारी बेवकूफ़ है। हाँ जी। और सारा जो WHO है और डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट, सारे बेवकूफ़ बैठे हैं, कोई समझदार नहीं है इसके अंदर देश को चलाने के लिए। सरकारों की बात की जाती है कि मनमोहन सिंह का जब नाम आता है, हाँ। 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे, तो कहा जाता है कि वो बोले ही नहीं थे। तो अब मेरी बात सुनिए, उसने इन्हीं लोगों को, ये रोज़ जो सड़कों पे उतरते पेट्रोल डीजल के लिए, ये इनको साथ लेके 10 साल सरकार चलाई है। ये उनको साथ लेके एक दिन नहीं चला सकते। इनमें इतनी पावर नहीं है कि एक दिन भी सरकार चला जाए, क्योंकि इनकी फुल मेजॉरिटी अपनी चलाने पे लगे हुए हैं। ये 70 साल में आप जो है ताकतवर हाथों में देश है, आप कितने इत्तेफाक? हाँ जी।
वो कहते हैं कि 70 सालों में अब जो है देश जो है 70 सालों के इन्होंने लगाया बीचा मिल गया है, फल तोड़ के खा रहे हैं, मौत कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं बनाया 70 सालों में, तो लगा बीचे मिल गए सारे इनको। क्या इन्होंने किया है 70 साल में? इन्होंने बनाया जो 70 साल की बात कर रहे हैं। ये बना हुआ बगीचा मिला जिसके फल खा रहे हैं ये। हाँ, लूट रहे हैं देश को। अच्छे दिन का वादा किया था आगे। हाँ जी, अच्छे दिन है, भुगत रहे, कोरोना से भुगत रहे, महंगाई से जूझ रहे, हर तरह से परेशान हैं। हर तरह, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। हॉस्पिटल में जाइए, कुछ जाइए, कोरोना हो गया, कुछ हो गया, मैं जो डर का मारा हॉस्पिटल नहीं जाता कि कोरोना के सारे देखे जा रहे हैं। कोरोना लाने वाला भी यही है। कांग्रेस का आक्रोश यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को लेकर प्रोटेस्ट था, देश भर में इसका आक्रोश देखने को मिला है। आईटीओ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पेट्रोल पंप के पास। मेरे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। सर, कैसे देखते हैं लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? जब पहली सरकारें रही थी तो 60 और 70 रुपए पर सारी सेलिब्रिटी भी बोल जाती थी और धरने स्टार्ट हो जाते थे। अब क्या बता? देखिए, आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में पूरे देश के अंदर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर पेट्रोल पंप पर अपना प्रदर्शन दर्ज कर रहा है, पब्लिक के साथ बात कर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं मेरे साथी जो हैं वो सबको बता रहे हैं कि कितना क्रूड ऑयल का दाम उस वक्त था कांग्रेस के टाइम में और आज कितना है। सीधी सीधी बात हम नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि उनको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से ज़्यादा प्यार है, लेकिन देश की जनता से प्यार नहीं है। अभी कोरोना इतना भयानक हुआ है, इतने लोगों की क्षति हो गई, इतने लोग मर गए हमारे, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी को ये शर्म नहीं आई कि विस्टा प्रोजेक्ट अपना रोकें और पेट्रोल के दाम कम करें। किस चीज़ के लिए पेट्रोल के दाम कम उन्होंने बढ़ा दिए? ये जनता जिसको आप देख रहे हैं अभी कोरोना की मार झेल के आई है और आज इस पर एक और मार है। जैसे ही लॉकडाउन खुला, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ बाहर निकाली तो इनको पेट्रोल के दाम बढ़े हुए मिले और ये पेट्रोल के बढ़े हुए दाम इनके ऊपर सीधा सीधा भयानक बोझ है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर ये डिमांड करती है नरेंद्र मोदी जी से और अरविंद केजरीवाल से, जिन्होंने वैट बढ़ाकर 30% कर दिया, जो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता था, लेकिन अमेंडमेंट लाए वो, और अमेंडमेंट ला के उन्होंने 30% किया और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आम जनता की सरकार है। तो ये दोनों, मोदी जी और केजरीवाल, दोनों जनता को पागल बना रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इनके सामने खड़ी है। आज हमारा यहाँ देशव्यापी प्रदर्शन है और अगर ये पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए तो हम इस प्रदर्शन को और उग्र करेंगे। हमें रोड पे लेटना पड़ेगा, हमें और भयानक करना पड़ेगा। प्रदर्शन राहुल जी के नेतृत्व में करेंगे। पर्चों के सहारे, जो पर्चे आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, उनके सहारे क्या समझाने की कोशिश है? क्या जनता अभी भी नहीं जानती है कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हैं? देखिए, जानती है जनता की पेट्रोल के दाम ज़्यादा है, लेकिन कंपैरिजन नहीं पता जनता को, हमारे दिमाग में नहीं आता। हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के वक्त में क्रूड ऑयल के प्राइस क्या थे और आज क्या हैं, ये हमारा मकसद है और ये जनता समझ रही है। जिन जिन लोगों को हमने दिया, उन्होंने कहा है, हम लोगों ने जिस तरीके, आप देख सकते हैं शीला जी के वक्त में 20% जो मैंने अभी आपसे कहा वैट था, केजरीवाल सरकार ने उसे 30% कर दिया। डीजल पर वैट 12.5% था, वो 16.5% से ज़्यादा वैट कर दिया। आप देख सकते हैं पेट्रोल का दाम $117 प्रति बैरल था और आज 76 प्रति बैरल हो गया। उसके बाद पेट्रोल के दाम इतने हैं। जब इतना दाम था, $117 प्रति बैरल था, तब दाम कम थे और आज क्रूड ऑयल के जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो 76 प्रति बैरल है डॉलर, और तब पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़े हुए हैं। क्या रीज़न है? इसमें सीधा सीधा सरकार का भ्रष्टाचार है। सेंट्रल की गवर्नमेंट और दिल्ली की गवर्नमेंट दोनों इसमें मिली हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंदर सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कांग्रेस इस प्रदर्शन को लगातार करती रहेगी। जनता की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। पुलिस आई थी, हमें उठाना चाहते हैं हमें उठा लें, हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं हमें गिरफ्तार कर लें। हम पे ऑलरेडी FIR चल रही है जनता के हितों की, और भी हो जाएगी तो हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जनता के हित की लड़ाई कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ती रहेगी। बाबा रामदेव का स्टेटमेंट आता है, जब आप 14 की बात करेंगे, उससे पहले की बात करेंगे तो स्टेटमेंट अलग होता है। अभी जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि मोदी जी को देश भी तो चलाना है। आप कितना इत्तेफाक? मैं मोदी जी को देश चलाना, तो देश चलाएं, देश चल कहाँ रहा है? मोदी जी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाना है, मोदी जी को अपने पूंजीपति दोस्तों को मदद करनी है,
मोदी जी को वैक्सीन जो देश के अंदर हमारे यूज़ होनी चाहिए थी वो बाहर भेजनी है। उन्हें देश कहाँ चलाना है, उनको देश से मोहब्बत कहाँ है। अगर उनको देश से मोहब्बत होती तो हमारे बच्चों की वैक्सीन वो बाहर नहीं भेजते। आज हम वैक्सीन के लिए तड़प रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है लेकिन हमारे पास वैक्सीन नहीं है। मैंने आपसे कहा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि ये लोग जो जनता बाहर निकली है लॉकडाउन के बाद, उन्हें लगा हम बाहर निकल के रोजी रोटी कमाएंगे। बाइक पे जो मेरे भाई थे जिन्होंने किराए पे गाड़ियाँ ले रखी, तो उन्होंने सोचा शायद हम अब बाहर निकलेंगे रोजी रोटी कमाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था जैसे ही वो बाहर निकलेंगे उन पर पेट्रोल और डीजल की मार पड़ जाएगी। किस चीज़ के लिए आपने लॉकडाउन खोला था? अगर आपको ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने थे तो आपने क्या जनता को मारने के लिए लॉकडाउन खोला था? कोरोना से मर रहे थे, अब इस बढ़ते हुए दामों से मर रहे, कहाँ जाए जनता? मोदी जी को कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ अपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आलीशान महल बनाने में बिजी हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है जनता से। जनता मरती है तो मरे, ऑक्सीजन मिले ना मिले, वैक्सीन मिले ना मिले, उनके पूंजीपति दोस्त, उनकी राजनीति, उनके इलेक्शन, उनका चुनाव लड़ना, उनके विधायकों को खरीदना जारी रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, पत्रकार हैं अमीश देवगन, वो डिबेट में कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो वो देश की धरोहर है, उससे और लोगों को या कांग्रेस को क्या दिक्कत है? उस धरोहर से क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या मोदी जी रोड पे रह रहे थे? अगर मोदी जी के पास घर नहीं है तो मैं अपना घर देने के लिए तैयार हूँ मोदी जी को। मैं अपना घर अपने प्रधानमंत्री के लिए छोड़ देता हूँ। आइए मोदी जी, मेरे नहीं, क्या देश के लिए? उसमें देश का क्या है? क्या आप अलाउड होंगे वहाँ पे? क्या ये आदमी अलाउड होगा? नहीं, क्या अगर देश की धरोहर है तो जिसमें मोदी जी रह रहे हैं तो वो देश की धरोहर नहीं है? क्या वो देश की धरोहर नहीं है? अकेले प्रधानमंत्री, इतना बड़ा घर, इतने बड़े कमरे, किसके लिए ज़रूरत है उनको इतना बड़ा घर बनाने की? भाई मैं भी आम जनता हूँ, आप पूछिए किसी आम जनता के आदमी से कि क्या आप चाहते हो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो, या आप चाहते हो कि देश के अंदर डेवलपमेंट हो, देश को वैक्सीन मिले, पेट्रोल कम हो? आप तय कर लीजिए। अगर देश की जनता कहती नहीं हमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चाहिए तो हम भी उनके साथ बात करेंगे। ये देश कहता है कि हमें पेट्रोल के दाम कम कर दो। मोदी जी, हम पे मार क्यों कर रहे हो? मीडिया देश की जिस तरीके से वो सवाल करते हैं उससे आप कितने इत्तेफाक करते हैं? उनके काम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज आप बात कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट मीडिया है, ये मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आप हमारी बात को उठा रहे हैं, वरना अमूमन जो कुछ मीडिया के साथी हैं वो क्यों सत्ताधारियों की, मोदी जी की भाषा में अपनी भाषा को मिला के बोलने लगे, बड़े अफसोस की बात है। क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ, एक बहुत बड़ा पिलर है डेमोक्रेसी के लिए, लड़ने के लिए। लेकिन अगर आज मीडिया के साथी भाजपा के प्रवक्ता बन के बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान होगा।